हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो चलिए इसी अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की हमारी क्लास है चैप्टर नंबर 10, विश्व में परिवहन और संचार। विश्व के संदर्भ में परिवहन और संचार, ये हमारा आज का अध्ययन विषय है। अब देखिए, यहां हम विश्व के संदर्भ में परिवहन और संचार का अध्ययन करेंगे। आगे 20वां जो अध्याय आएगा, अध्याय नंबर 20, उसमें इसी विषय परिवहन और संचार का अध्ययन हम भारत के संदर्भ में भी अलग से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, परिवहन और संचार। अब देखिए, परिवहन और संचार दोनों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? परिसंचरण। क्या कहा जाता है? परिसंचरण। अब देखिए, हमने अध्ययन किया था कि मानव के द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को हम क्या कहेंगे? व्यवसाय। फिर उनको हमने प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक, पंचम व्यवसाय में विभाजित कर दिया था। पिछले अध्याय तक हम अध्ययन कर रहे थे द्वितीयक व्यवसाय का। अब तृतीयक व्यवसाय में किस किस को शामिल किया गया है? परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, संचार, इन सभी चीजों को। तो यहां हम तृतीयक आर्थिक क्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। तो परिवहन है वो तृतीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। मानव के द्वारा संपन्न की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं में परिवहन तृतीयक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। अब देखिए, परिवहन किसको कहेंगे? तो प्यारे बच्चों, ये जो परिभाषाएं हैं अध्ययन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये परिभाषा समझ में नहीं आएगी तो आपको अध्ययन सामग्री आगे की भी समझ में नहीं आ सकती। इसलिए आप इन परिभाषाओं को समझकर याद करने का प्रयास करें। तो देखिए, परिवहन किसको कहेंगे? किसी भी भौतिक माध्यम द्वारा वस्तुओं और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना और आवागमन करना क्या कहलाता है? परिवहन। यानी किसी भी भौतिक माध्यम से वस्तुओं को और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना, उनका आवागमन करना क्या कहलाता है? परिवहन। अब अपन साधारण भाषा में यूं कहें कि किसी भी माध्यम से वस्तुओं और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन करना, स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? परिवहन। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं। अब देखिए, जो परिवहन है वो वस्तुओं और व्यक्तियों की सुलभता, अर्थात यूं कहें दूरियों को कम करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान की जो दूरी है उसको कम करता है। तो इस तरीके से भी कह सकते हैं कि व्यक्तियों और वस्तुओं की जो निश्चित उद्देश्य की दूरी है उसको कम करने के लिए जो प्रयास किया जाता है, जो माध्यम होता है, उसको परिवहन कहा जाता है। अब देखिए, परिवहन जाल किसको कहेंगे? किसी भी प्रदेश की परिवहन व्यवस्था के क्षेत्रीय प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? परिवहन जाल। किसी भी प्रदेश की परिवहन व्यवस्था का जो पैटर्न है, परिवहन व्यवस्था का पैटर्न, प्रतिरूप क्या कहलाता है? परिवहन जाल। क्या कहलाता है? परिवहन जाल। अब जो हमने अध्ययन कर लिया कि परिवहन एक तृतीयक प्रकार की आर्थिक क्रिया है, हमने अध्ययन किया, तो जो परिवहन है वो एक उत्पादक क्रिया है। किस प्रकार की क्रिया है? उत्पादक क्रिया। क्यों है ये उत्पादक क्रिया? यदि हमसे कोई पूछे या परीक्षा में भी 1 या 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि परिवहन एक उत्पादक क्रिया है, क्यों? तो देखिए, परिवहन के माध्यम से वस्तुओं का, व्यक्तियों का स्थानांतरण किया जाता है। तो क्या उसके बदले में पैसे नहीं लिए जाते? क्या पारिश्रमिक नहीं लिया जाता? तो
परिवहन के साधनों के माध्यम से व्यक्तियों का, वस्तुओं का जो स्थानांतरण किया जाता है उसके बदले में पारिश्रमिक लिया जाता है। यह पारिश्रमिक क्या कहलाता है? उत्पादक क्रिया, अर्थात परिवहन के माध्यम से उत्पादन होता है, या यूं कहें परिवहन भी उत्पादन करने वाली एक क्रिया है। समझ पा रहे होंगे कि परिवहन के माध्यम से उत्पादन किस प्रकार से होता है, या यूं कहें परिवहन के माध्यम से भी आर्थिक वृद्धि होती है। तो परिवहन है वो एक उत्पादक क्रिया है, क्योंकि इसमें परिवहन के बदले में पारिश्रमिक लिया जाता है। तो समझ में आया होगा आपको। अब देखिए, जो मानव समुदाय है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने के लिए, आवागमन करने के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यमों को काम में लेता है, जिसमें वो मानव, पशु, परिवहन के साधन, इन सब को काम में लेता है। तो इन सभी साधनों को परिवहन के वर्ग कहा जाता है। इन सारे साधनों को क्या कहा जाता है? परिवहन के वर्ग। और हमने परिवहन के वर्गों को 3 भागों में बांटा है। देखते हैं एक एक करके, अध्ययन करते हैं इनका। पहला आता है स्थल मार्ग। परिवहन का जो पहला वर्ग है वो है स्थल मार्ग, यानी स्थल में ही परिवहन संपन्न करना। दूसरा आता है जल मार्ग, यानी पानी में, जल में परिवहन संपन्न करना। तीसरा आता है वायु मार्ग, यानी वायु में परिवहन को संपन्न करना। इसके अतिरिक्त एक पाइपलाइन परिवहन भी आता है, जिसमें तेल, दूध, गैस, अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ, केमिकल्स का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक किया जाता है। लेकिन हम यहाँ अध्ययन की दृष्टि से स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग को सम्मिलित करते हैं। चलिए देखते हैं। स्थल मार्ग। स्थल मार्ग में सड़क मार्ग और रेल मार्ग को सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए सड़क मार्ग। सड़कें हमारे गांव में, ढाणी में जो पगडंडियां होती हैं, खेत खलियान तक जाने के लिए, एक ढाणी से दूसरी ढाणी तक, या यूं कहें एक गांव से दूसरे गांव तक जाने वाली पगडंडियां, कच्चे रास्ते, वहां से लेकर जो महामार्ग हैं वहां तक सभी के सभी जो परिवहन मार्ग हैं वो सड़क मार्ग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है रेल परिवहन, जिसमें सवारी रेलगाड़ियां और मालवाहक रेलगाड़ियां दोनों को शामिल किया जाता है। दोनों के माध्यम से परिवहन संपन्न किया जाता है, दोनों के माध्यम से उत्पादन क्रिया संपन्न की जाती है। तो समझ पा रहे होंगे आप। अगला देखिए, अगला आता है जलमार्ग। जलमार्ग के माध्यम से आंतरिक जलमार्ग। जलमार्ग के भी 2 भाग हैं, आंतरिक जलमार्ग और दूसरा समुद्री या महासागरीय जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग से तात्पर्य झीलों में, नदियों में, नहरों में नावों के माध्यम से, स्टीमर के माध्यम से, जलपोतों के माध्यम से परिवहन करना। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रदेश में वहां की झीलें, वहां की नदियां, वहां की नहरें, उनमें नावों के माध्यम से, स्टीमर के माध्यम से, जलपोतों के माध्यम से परिवहन करना क्या कहलाता है? आंतरिक जलमार्ग परिवहन। दूसरी तरफ समुद्री और महासागरीय जलमार्ग। समुद्री और महासागरीय जलमार्ग, जिनमें बड़े बड़े जलयानों के माध्यम से, जलपोतों के माध्यम से, स्टीमर्स के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक गतिविधियों को संपन्न किया जाता है। तो समझ पाए होंगे आप। अगला देखिए वायु मार्ग। वायु मार्ग भी 2 प्रकार का है, राष्ट्रीय वायु मार्ग और अंतरराष्ट्रीय वायु मार्ग। राष्ट्रीय वायु मार्ग से तात्पर्य है एक ही देश में, उस देश के विभिन्न प्रांतों, विभिन्न नगरों, महानगरों, विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के बीच आवागमन। जैसे हम भारत की बात करें तो हम भारत में जयपुर से दिल्ली, जयपुर से मुंबई, जयपुर से चेन्नई, जयपुर से कोलकाता, यानी भारत में ही आवागमन करें, परिवहन संपन्न करें, तो वो कहलाता है राष्ट्रीय वायु मार्ग परिवहन। उसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत से अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, यानी दुनिया के अन्य देशों के साथ परिवहन संपन्न किया जाए तो वो कहलाता है अंतरराष्ट्रीय परिवहन।
तो ये था परिवहन की प्राथमिक जानकारियां। अब अगले वीडियो में हम लोग सड़क परिवहन, रेल परिवहन, आंतरिक जलमार्ग, समुद्री जलमार्ग, राष्ट्रीय वायु मार्ग, अंतरराष्ट्रीय वायु मार्ग को हम लोग अलग अलग करके अध्ययन करेंगे। ये थी परिवहन की प्राथमिक जानकारी। समझ पाए होंगे आप। अब देखिए परिवहन और संचार यानी परिसंचरण का दूसरा माध्यम जिसको संचार कहा जाता है। परिसंचरण का दूसरा माध्यम जिसको संचार कहा जाता है, जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। अब देखिए चाहे भले वो सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो, यानी सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जलीय परिवहन, किसी भी प्रकार का परिवहन हो, उसमें सूचनाओं का आदान प्रदान अवश्य किया जाता है। यानी यूं कहें सूचनाओं के माध्यम से व्यक्तियों और वस्तुओं के स्थानांतरण, उनके आवागमन की सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। सूचनाओं के माध्यम से परिवहन संपन्न किया जाता है। तो परिवहन में संचार यानी सूचनाओं का भी अत्यधिक महत्व है। तो चलिए परिभाषा के तौर पर हम जानते हैं कि संचार का अर्थ होता है सूचनाओं का आदान प्रदान, परंतु परिभाषा के स्तर पर परिभाषित कैसे करेंगे इसको? तो देखिए संचार संदेश, विचार आदि के स्थानिक आदान प्रदान को क्या कहेंगे? संचार। यानी संदेश, किसी भी प्रकार का संदेश, किसी भी प्रकार का विचार, उसका स्थानिक आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार। या यूं कहें किसी भी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार। अब देखिए ये सूचनाएं, ये संदेश, ये विचार दो प्रकार से इनका आदान प्रदान होता है। एक तो व्यक्तिगत स्तर पर, एक सामूहिक स्तर पर। सूचनाओं का आदान प्रदान एक तो व्यक्तिगत स्तर पे होता है और दूसरा सामूहिक स्तर पे होता है। देखिए व्यक्तिगत स्तर पर जैसे टेलीफोन, व्यक्तिगत स्तर पे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। मोबाइल, डाक, तार, बेतार संचार जिसको वायरलेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायरलेस। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फैक्स, इंटरनेट, सारे क्या है? व्यक्तिगत सूचनाओं को प्रदान करने वाले या लेने वाले, यानी यूं कहें व्यक्तिगत सूचनाओं का माध्यम। अगला देखिए सामूहिक में रेडियो, टीवी, सिनेमा, कंप्यूटर, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, सम्मेलन और सभाएं, यानी इन सब के माध्यम से सूचनाओं को सामूहिक रूप से बहुत सारे लोगों को प्रदान किया जाता है। इनके माध्यम से व्यक्ति विशेष को सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, व्यक्ति विशेष से सूचनाएं ली जाती हैं और इनमें व्यक्ति विशेष की बजाय मानव समुदाय को, एक बड़ी संख्या को सूचनाओं का प्रेषण किया जाता है। तो समझ पाए होंगे आप परिसंचरण के दोनों माध्यम, परिवहन और संचार। अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे परिवहन के सभी प्रकारों का एक एक करके, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, सभी का भिन्न भिन्न क्लासेस के माध्यम से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाजत। अध्ययन करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।